अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो और उनकी पार्टी दिल्ली में बहुत ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा काम करवाए हैं और इसका ढोल आम आदमी पार्टी पिछले करीब 10 सालों से पीट रही है और कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के सारे विधायक और मंत्री दिन रात जनता की सेवा में जुटे रहते हैं, जनता के लिए अपना खून पसीना बहाते हैं। लेकिन केजरीवाल के इन सवालों की हकीकत कुछ दूसरी है। दिल्ली के विधायकों की रिपोर्ट कार्ड बताती है कि केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया तक, सत्येंद्र जैन से लेकर आतिशी तक, कैलाश गहलोत से लेकर सौरभ भारद्वाज तक सारे के सारे मंत्री जनता के काम करवाने में फिसड्डी हैं। और जहां तक आम आदमी पार्टी के विधायकों की बात है तो एक दो को छोड़कर सारे के सारे विधायक इस मामले में निकम्मे ही रहे। यही वजह है कि आज जब केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के विधायकों को जनता घेर रही है तो बीजेपी पर आरोप लगाने के अलावा उसके पास कोई दूसरा जवाब नहीं। असल में विधायकों के कामकाज को लेकर स्वयंसेवी संगठन प्रजा फाउंडेशन ने रिपोर्ट कार्ड जारी कर दी है। इस रिपोर्ट कार्ड में विधायकों द्वारा उठाए जाने वाले सवालों का आकलन करने के लिए और विधायकों की उपस्थिति और उनके विधायकों की निधि के खर्च के आधार पर उन्हें अंक प्रदान कर उनका मूल्यांकन किया गया। फाउंडेशन के द्वारा विधायकों के रिपोर्ट कार्ड का आकलन करने के साथ ही शीर्ष 5 विधायकों की सूची जारी की। इस टॉप 5 में दिन रात विकास के गीत गाने वाले केजरीवाल और सरकार के किसी मंत्री का नाम नहीं बल्कि कामकाज के आधार पर दिल्ली सर्वश्रेष्ठ विधायक का नाम बीजेपी के रामवीर सिंह विधोड़ी का है। इस लिस्ट में बीजेपी के एक और विधायक अजय महावर का नाम है, जबकि शीर्ष 5 में से दूसरे स्थान पर बिजवासन से विधायक बीएस जून रहे, तीसरे स्थान पर वजीरपुर से राजेश गुप्ता तो चौथे स्थान पर करावल नगर से विधायक मोहन सिंह बिष्ट हैं। प्रजा फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद महस्के ने नई दिल्ली स्थित प्रेस क्लब में विधायकों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया और इस दौरान उन्होंने बताया कि विधायकों के कामकाज का आकलन 17 मार्च 2023 से लेकर 8 अप्रैल 2024 की सीमा के बीच किया गया है। आकलन में उनके द्वारा मुद्दे उठाने, सदन में उपस्थित और मुद्दों के स्तर के साथ ही उनके आपराधिक छवि के आधार पर किया गया है। महस्के ने यह बताया कि 8 विधायकों ने आकलन की गई समय सीमा के दौरान एक भी मुद्दा नहीं उठाया। इसमें धनवंती चंदेला, अजेश यादव, अमानतुल्लाह खान, धर्मपाल, महेंद्र यादव, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, शोएब इकबाल का नाम शामिल है। ये सारे के सारे आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि छठी विधानसभा के मुकाबले 7वीं विधानसभा में उठाए गए मुद्दों में 50% की कमी आई। 2020 से 2023 में विधानसभा में उठाए गए मुद्दों की संख्या 649 थी, जबकि 2015 से 2018 तक उठाए गए मुद्दों में 1298 थे। उल्लेखनीय है कि बदरपुर से विधायक रामवीर सिंह विधोड़ी अब दक्षिण दिल्ली के सांसद हैं। उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा सांसद बनने के बाद दे दिया था। मतलब साफ है कि प्रजा फाउंडेशन की रिपोर्ट कार्ड ने केजरीवाल के सारे दावों की हवा निकाल कर रख दी और इससे साबित हो गया कि वाकई आम आदमी पार्टी काम करने के जगह सिर्फ ब्लेम गेम के सहारे सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। प्रियंका वाड्रा के सांसद बनने का सपना टूट सकता है क्योंकि उन्होंने अपने हलफनामे में अपनी और अपने पति की संपत्ति का पूरा ब्यौरा नहीं दिया है और कई बड़ी जानकारियां छिपाई गई हैं। अगर ये साबित हुआ तो प्रियंका वाड्रा एक नई मुसीबत में फंस सकती हैं। प्रियंका वाड्रा ने एसोसिएट जर्नल्स में अपनी हिस्सेदारी को छिपाया और साथ ही रॉबर्ट वाड्रा को दी कंपनीज का भी जिक्र नहीं किया। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के अनुसार उम्मीदवारों को अपने आपराधिक इतिहास, संपत्ति और परिवार के सदस्यों की संपत्तियों का खुलासा करना अनिवार्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रियंका ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने 12 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति घोषित की है। वाड्रा ने वायनाड लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। गौरव भाटिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एडीआर मामले में निर्णय के अनुसार हर उम्मीदवार को अपने और अपने जीवन साथी और निर्भर लोगों के संपत्ति का विवरण देना होता है, लेकिन प्रियंका गांधी द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे में सभी आवश्यक जानकारियां नहीं दी गईं। भाटिया ने कहा कि ये परिवार भ्रष्टाचार के मामले में सबसे आगे है। उन्होंने दावा किया कि अगर दुनिया में किसी सबसे भ्रष्ट राजनीतिक परिवार की बात की जाए तो वो गांधी परिवार है। जब संपत्ति सार्वजनिक करने की बात आती है तो ये लोग संविधान और कानून को तोड़ने का प्रयास करते हैं और जनता को गुमराह करना चाहते हैं। बीजेपी प्रवक्ता का आरोप है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के हलफनामे में न केवल जरूरी जानकारी का अभाव है बल्कि ये भी दर्शाता है कि गांधी परिवार पारदर्शिता के सिद्धांतों का सम्मान नहीं करता है। चुनाव अधिकारियों द्वारा नामांकन पत्रों की जांच की तारीख 28 अक्टूबर है और भारतीय जनता पार्टी इस दौरान कांग्रेस महासचिव पर उनके हलफनामे को लेकर निशाना साध रही है। गांधी परिवार द्वारा नेशनल हेराल्ड की संपत्ति कथित तौर पर हड़पने का जिक्र करते हुए भाटिया ने कहा कि प्रियंका गांधी के हलफनामे में कुछ ट्रस्ट्स के माध्यम से एसोसिएट जर्नल्स में उनके शेयर्स के वास्तविकता का उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा कि ये आवश्यक जानकारी का खुलासा न करने के बराबर है। उन्होंने कहा
कि हलफनामा में वाड्रा की संपत्तियों का जिक्र है, जबकि 2 अन्य संपत्तियों में उनकी हिस्सेदारी को छोड़ दिया गया है। भाजपा नेता ने कहा कि उनका आरोप अकाट्य दस्तावेजों पर आधारित है। उन्होंने प्रियंका गांधी के आरोपों का जवाब देने और खुद पर रुख करने के बारे में जनता को बताने को कहा। भाटिया ने कहा कि कांग्रेस को कानून का पालन करना होगा, अन्यथा गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान का पालन करते हुए सभी आवश्यक और प्रभावी कदम उठाएगी। प्रियंका गांधी की तरफ से इस आरोप पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हलफनामे में कहा गया कि इसके अलावा उनके खिलाफ 2 प्राथमिकी और वन विभाग का नोटिस भी है। इसमें कहा गया कि मध्य प्रदेश में 2023 में दर्ज प्राथमिकी में से एक धोखाधड़ी और जालसाजी के तहत है और ये एक व्यक्ति की शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रियंका गांधी ने कुछ भ्रामक ट्वीट पोस्ट किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आतिशी मरलेना, सोमनाथ भारती, संजीव झा, गुलाब सिंह, दिनेश मोहनिया आम आदमी पार्टी के और भी कई विधायक हैं जिन्हें अपने अपने इलाके में खराब सड़क और गंदे पानी की वजह से विरोध का सामना करना पड़ चुका है। जेल से जमानत पर बाहर निकले अरविंद केजरीवाल भी पद यात्रा कर रहे हैं। अब तक तो कनॉट प्लेस में पान की दुकानों पर टहलते रहे, लेकिन जैसे ही वे विकासपुरी पहुंचे, केजरीवाल और वहां के विधायक लोगों ने गंदा पानी पीने के लिए पेश किया। ये देखकर केजरीवाल भड़क गए। पदयात्रा का सारा मजा किरकिरा हो गया। और फिर क्या था, आतिशी मरलेना से लेकर सिसोदिया तक, संजय सिंह से लेकर सौरभ भारद्वाज तक सब चीख चीख कर कहने लगे बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला करवाया। बीजेपी का इरादा केजरीवाल को जान से मारने का है। केजरीवाल को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी बीजेपी की होगी। लेकिन बड़ी बात यह कि जिस हमले की बात कही जा रही है उसको लेकर पुलिस के पास कोई शिकायत तक दर्ज नहीं कराई गई। मतलब केजरीवाल पर हमले की कहानी सियासी चाल है और केजरीवाल ऐसा पहले भी कई बार कर चुके हैं। असल में शीश महल बनवाने से लेकर शराब घोटाला में जेल जाने तक केजरीवाल की छवि पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। 9 साल तक ब्लेम गेम करने और काम की जगह सियासी पैतरे दिखाने के अलावा दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ। भ्रष्टाचार में फंसी दिल्ली अब कर्ज में डूब चुकी है। काम करने के लिए फंड नहीं है। दिल्ली का खजाना खाली है। ऐसे में जब लोग गंदे पानी की शिकायत कर रहे हैं, टूटी हुई सड़कों का हवाला दे रहे हैं, तो ये आम आदमी पार्टी की मजबूरी है कि किसी न किसी तरह से मुद्दे को भटकाएं। केजरीवाल पर हमले की कहानी के पीछे यही कहानी है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि विकासपुरी में केजरीवाल को बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए, विरोध में नारे लगाए, लेकिन कोई केजरीवाल के आसपास तक नहीं गया। हमले की बात पूरी तरह से बेबुनियाद है। हमारे पास कोई शिकायत नहीं हुई। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पूर्व मुख्यमंत्री पर किसी भी तरह के हमले की खबर को मानने से इनकार किया और कहा कि ये सरकार के खिलाफ जनविरोध है जो सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पर कहीं कोई हमला नहीं हुआ। ये जन विरोधी है जो चुनाव प्रचार शुरू होने से धीरे धीरे और बढ़ रहा है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और उनके विधायक व्यापक एंटी इनकम्बेंसी से घिरे हुए हैं। केजरीवाल को खुद भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और सभी 58 विधायकों के टिकट भी काटने होंगे। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष सचदेवा ने कहा कि आज विकासपुरी में वहां की स्थानीय जनता केजरीवाल से सिर्फ पानी की समस्या की शिकायत करने गई थी। उन्होंने केजरीवाल और उनके विधायक को वही गंदा पानी पीने को कहा जिस गंदे पानी को केजरीवाल ने पूरे दिल्ली वाले को पीने पर मजबूर कर दिया। और इस पर अरविंद केजरीवाल को गुस्सा आ गया और अपनी आदत के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम को हमला करार दे दिया। सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल जी, आपने दिल्ली को सड़क, बिजली और पानी के नाम पर ठगा और लूटा है। आम आदमी पार्टी और उसके विधायकों के काले कारनामे किसी से छिपे नहीं। आज जब दिल्ली की जनता आपसे सवाल पूछ रही है तो उसे बीजेपी का हमला बताकर अपनी खींच मत उतारो। आपको जवाब देना ही पड़ेगा कि आपने दिल्ली की जनता के साथ ये धोखा क्यों किया। महाराष्ट्र कांग्रेस के रवैये पर राहुल गांधी बेहद नाराज हैं। राहुल गांधी सीट बंटवारे के फॉर्मूले से लेकर घटिया उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने तक से नाराज हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी पार्टी की बैठक बीच में छोड़ चले गए। एक दिन पहले ही विजय वडेट्टीवार ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने सीट शेयरिंग के मुद्दे पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे से बात तक नहीं की। वडेट्टीवार ने कांग्रेस पर हरियाणा में मिली हार से सबक नहीं सीखने का आरोप भी लगाया था। और अब राहुल गांधी की नाराजगी की खबरें हैं। मतलब कि खड़गे के कामकाज को लेकर राहुल गांधी ज्यादा खुश नहीं। और अगर महाराष्ट्र के नतीजे भी हरियाणा जैसे ही आए तो खड़गे के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। राहुल महाराष्ट्र में टिकट बंटवारे से नाराज हैं क्योंकि टिकट बांटने में कुछ खास नेताओं के लोगों को खुश किया गया। राहुल गांधी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस नेताओं द्वारा बनाए गए प्रत्याशियों की लिस्ट से नाराज हैं। राहुल ने इसे पक्षपातपूर्ण बताया, जिसमें कुछ अक्षम नेताओं को भी टिकट बंटवारे में ज्यादा वरीयता मिली है। जानकारी के मुताबिक ये सारा प्रकरण उस दिन का है जिस दिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों पर कांग्रेस हाईकमान की बैठक हो रही थी।
अब तक पार्टी ने महाविकास अघाड़ी सीट बंटवारे के तहत 85 सीटों में से 48 के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी कांग्रेस चुनाव समिति को सौंपी गई स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से चुने गए नामों से निराश थे और उन्होंने बैठक में इस पर चिंता जताई। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उम्मीदवारों के नामों की जो सूची दी गई है वो महाराष्ट्र के कुछ नेताओं के पक्ष में है। इतना ही नहीं, महाविकास अघाड़ी के तहत सीट बंटवारे को लेकर भी राहुल गांधी नाराज थे। राहुल इस बात से भी नाराज हैं कि विदर्भ कांग्रेस का गढ़ है और इसके बावजूद सीट बंटवारे में विदर्भ जैसे क्षेत्रों में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को सीटें दे दी गई। राहुल ने सीट बंटवारे के इस फॉर्मूले पर सवाल भी उठाए। एमवीए में अब तक ने कुल 288 विधानसभा सीटों में से 255 सीटों पर सहमति बना ली है। इसके तहत उद्धव सेना, कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन लगभग 33 सीटों का फैसला होना अभी बाकी है, जिसमें से कुछ सीटें सीपीएम, समाजवादी पार्टी और दूसरे सहयोगियों को दी जानी है, लेकिन करीब 20 ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर अब तक गतिरोध बना हुआ है। राहुल गांधी के नाराज होने के बाद एमवीए में सीटों का झगड़ा और तेज हो सकता है। माना यह जा रहा है कि अब कांग्रेस उद्धव ठाकरे को एक भी सीट नहीं देना चाहेगी। अगर ऐसा हुआ तो एमवीए में आपसी टकराव बढ़ना तय है। महाराष्ट्र में टिकटों को लेकर जिस तरह की गुटबाजी हुई, वैसी ही कहानी हरियाणा में दोहराई जा रही है। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा ने अपने 72 लोगों को टिकट दिलवा दी, जिसके बाद पार्टी में घमासान मच गया और कांग्रेस को शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा। अब महाराष्ट्र में भी कुछ वैसा ही होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में अतिक्रमणकारियों और शाकाहारी भोजन में मांसाहारी भोजन मिलाने वालों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। इस बात से जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई उनसे ज्यादा परेशान कम्युनिस्ट और कांग्रेस ही हैं। यही वजह है कि कम्युनिस्ट संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन विमेन सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा और बुलडोजर की कार्रवाई को कोर्ट की अवमानना बताकर कार्रवाई की मांग कर डाली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। जस्टिस BR गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस गवई ने कहा कि आप तीसरे पक्ष हैं, आपकी शिकायत क्या है? प्रभावित लोगों को आने दीजिए, हम सुनवाई करेंगे। इससे मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। हम भानुमति का पिटारा नहीं खोलना चाहते हैं। पीठ ने याचिकाकर्ता को तीसरा पक्ष बताया। आदेश में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की पीठ ने कहा कि वर्तमान मामले में तथ्यों को देखते हुए वर्तमान आवेदकों के कहने पर जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कथित कृत्यों से संबंधित नहीं है, हम वर्तमान याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील निजाम पाशा ने कहा कि अदालत ने 1 अक्टूबर को बिना पूर्व अनुमति के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक बढ़ा दी। तभी उत्तर प्रदेश के कानपुर, उत्तराखंड के हरिद्वार और राजस्थान के जयपुर में अदालती आदेश का उल्लंघन करने वाली 3 घटनाएं हुई। पाशा ने कहा कि एक रेस्तरां को शाकाहारी भोजन के साथ मांसाहारी भोजन मिलाने के आरोप के बाद ध्वस्त कर दिया गया था। यूपी सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज ने कहा कि याचिकाकर्ता एक तीसरा पक्ष है जिसने अखबारों की रिपोर्ट के आधार पर जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि कथित घटना फुटपाथ पर अतिक्रमण हटाने के संबंधित है। इस पर पाशा ने कहा कि हम केवल मामलों को न्यायालय के संज्ञान में ला रहे हैं। इन घटनाओं से प्रभावित 2 लोग जेल में हैं। पाशा के तर्क में दम न पाते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि उनका पीड़ितों का परिवार आ सकता है, कोई भी व्यक्ति जो उस स्थान से है आ सकता है। हम हरिद्वार से आने वाले एक वादी की जनहित याचिका की सराहना कर सकते हैं जिसके पास कम से कम कुछ तथ्य तो हैं, अन्यथा केवल समाचार पत्रों की रिपोर्ट्स के आधार पर हम भानुमति का पिटारा नहीं खोलने देंगे। 17 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसमें यह कहा गया था कि कोर्ट की अनुमति के बिना कोई भी तोड़फोड़ न की जाए, सिवाय सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथ और रेलवे लाइन या जलाशयों पर अतिक्रमण हटाने के। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश राज्य सरकारों द्वारा अपराध के आरोपितों के मकान पर बुलडोजर चलाने के विरोध में दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया था। उसने कहा किसी व्यक्ति का घर सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता क्योंकि वो आरोपित है। शीर्ष न्यायालय ने 1 अक्टूबर तक इस मामले में आदेश को सुरक्षित रख लिया था और उसने कोर्ट की अनुमति के बिना मकान गिराए जाने पर रोक लगाने के अगले आदेश तक इसे बढ़ा दिया था। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के ऐलान के बाद कांग्रेस में बवाल मच गया है। वजह कांग्रेस की फाइनल लिस्ट आने में हो रही देरी है और साथ ही 85 सीटों वाला फॉर्मूला, जिसके मुताबिक उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी की 33 सीटों की गुत्थी सुलझती नहीं दिख रही। इसको लेकर कांग्रेस के नेताओं ने बगावती तेवर अपना लिए हैं। हालांकि अपनी सीटों की संख्या 85 से बढ़ाकर 100 के पार कांग्रेस भी पहुंचाना चाहती है और उद्धव ठाकरे भी, लेकिन ये कब होगा
इसको लेकर असमंजस की स्थिति है। यही वजह है कि टिकट के दावेदारों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। जो भी विदर्भ के इलाके में जहां कांग्रेस सबसे मजबूत है, प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के विरोधी नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने तो आला कमान के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि सीटों की संख्या अहम नहीं है, सीटों का बंटवारा मेरिट और जीतने की क्षमता के आधार पर होगा। मेरे विचार से कांग्रेस 100 से 104 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, इनमें से 43 विदर्भ क्षेत्र में होंगी। उन्होंने बची 33 सीटों को लेकर कहा कि 2 सीटों पर पीडब्ल्यूपी और एसपी को दी जाएगी और सीपीएम 3 पर चुनाव लड़ेगी। इसके बाद बची 26 सीटों में से 18 कांग्रेस के खाते में और 8 उद्धव सेना को मिलेगी। मतलब कि कांग्रेस की सीटें बढ़कर 103 हो जाएंगी और उद्धव ठाकरे 93 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। विजय वडेट्टीवार का कहना है कि 85-85-85 का फैसला जल्दबाजी में लिया गया था, क्योंकि कई उम्मीदवार आधिकारिक सूची के लिए जोर दे रहे थे ताकि वो शुभ दिन माने जाने वाले गुरुवार को नामांकन दाखिल कर सकें। इतना ही नहीं, विजय वडेट्टीवार ने राज्य में राजनीतिक स्थिति को ठीक से नहीं संभाल पाने के लिए पार्टी आलाकमान को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पवार और उद्धव ठाकरे से मिलेंगे, लेकिन ऐसे कोई कदम नहीं उठाए गए। हमें लगता है कि हरियाणा में शर्मनाक हार के बाद कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया और सबक नहीं सीखा। हरियाणा में कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच लड़ाई कांग्रेस का बंटाधार कर दिया और बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत की हैट्रिक लगा दी। महाराष्ट्र में जिस तरह से कांग्रेस काम कर रही है, उससे तो यही लगता है यहां भी कांग्रेस को हार का मुंह न देखना पड़ जाए, क्योंकि महाराष्ट्र की तरह हरियाणा में भी कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा था, लेकिन विधानसभा चुनावों में उसकी करारी हार हो गई। जिस तरह से वडेट्टीवार ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे तो साफ लग रहा है कि कांग्रेस कहीं न कहीं अपने गढ़ में हार न जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर महाराष्ट्र की सत्ता उसके लिए दूर की कौड़ी साबित होगी। कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, वडेट्टीवार और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। कांग्रेस की इस पहली सूची में 25 विधायकों पर एक बार फिर से विश्वास जताया गया है।